नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाया, तो पाकिस्तान बौखला गया है। आतंक को पनाह देने वाला पाक डर से कांपने लगा है। हालत पतली हुई तो परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी पर फिर से पाकिस्तान उतर आया, जैसी कि हमेशा से पाकिस्तान की फितरत रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। मुनीर की सेना के अधिकारी मारे गए, आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। जब भारत ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तो पाकिस्तान इस हकीकत पर, इस सच्चाई पर तिलमिला गया और गीदड़ भभकी पर उतर आया। गीदड़ भभकी दी कि भविष्य में पाकिस्तान से टकराने पर बड़ी तबाही हो सकती है। अगर दुश्मनी होगी तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और बिना हिचक मजबूती से पाकिस्तान लड़ेगा। इतना ही नहीं, नक्शे से मिटने वाले बयान पर कहा, मिटना दोनों तरफ से होगा। पहले भी 2 परमाणु युद्ध देश युद्ध के कगार पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बुरी तरीके से डरे हुए हैं और कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसलिए बयान जारी कर कहा कि सेना प्रमुख की चेतावनी, भारत अपने ही जेट्स के मलबे में दफन हो जाएगा। दरअसल ये डर के बोल हैं जो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में पिटे हैं, इसलिए भाषा भी वैसी ही है। वैसे भी यही पाकिस्तान है जो अपनी हार को भी दुनिया भर में जीत बताता है, अपने टेक्स्ट बुक में भी बच्चों को झूठ पढ़ाता है। एक दिन पहले आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था पाक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे, और अब भारतीय सेना संयम नहीं बरतने वाली। साथ ही कहा इस बार पाकिस्तान का भूगोल मिट सकता है। चेताया कि पाकिस्तान आतंकवाद रोके वरना दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपको भारतीय आर्मी चीफ का बयान सुनना चाहिए जिस पर पाकिस्तान बौखलाया है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने बहुत साफ सीधी सी बात कही है। उन्होंने कहा कि आप जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चला रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। और भारत का स्टैंड डे 1 से रहा है, जब से पाक प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत हुई है, खासकर 90 के दशक से कश्मीर में। भारत ये कहता रहा है कि आप आतंकवाद पर कार्रवाई करिए। आतंकवाद पर कार्रवाई करेंगे तो भारत पाकिस्तान बातचीत के लिए भी तैयार है। भारत पाकिस्तान साथ साथ चलने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान वो पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी है। इसलिए पूछता है इंडिया में सवाल यह कि आतंकवाद पर हमले से पाकिस्तान क्यों बौखलाया है? क्या सच में पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? और सवाल यह कि क्या पाकिस्तान जो बार बार एटम बम की धमकी देता है, उसके एटम निशस्त्रीकरण का वक्त आ चुका है, यानी कि परमाणु हथियार पाकिस्तान से वापस ले लेने चाहिए, छीन लेने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं इस वक्त डिबेट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से उजमा करदार नेता पीएमएलएन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस बयान को समझने की कोशिश की जाए तो मेरा पहला सवाल और बहुत सीधा सा सवाल होगा मोहसिन रजा खान साहब से कि हमने कहा कि भाई आप आतंकवाद पर कार्रवाई करिए, भारत पाकिस्तान मिलकर चलने के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान
विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई हो तब बात हो। लेकिन पाकिस्तान एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद का साया या आतंकवाद वहां पर फलता फूलता है। मोहसिन जी, आपका जवाब प्लीज। है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जबान से जो बात कर रहे हैं, आप दिल से वो बात नहीं कर रहे। इससे पहले हमने देखा है कि क्रिकेट के मैदान में अगर आप अपने खिलाड़ियों को मना करते हैं कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ न मिलाएं, तो इससे पता चलता है कि आप पाकिस्तान से कितना घबराए हुए हैं। और आपकी घबराहट आपके बयानात से, आपके अमल से मुकम्मल जाहिर हो रही है। पाकिस्तान तो चाहता है कि वो इंडिया के साथ पुरअमन मुज़ाकरात करे और तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकाले। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है, तो शायद आपके इल्म में नहीं कि SCO ने पाकिस्तान को अपनी दहशत गर्दी के खिलाफ कमेटी का सरबराह बना दिया है और इस SCO में भारत भी शामिल है। और अभी भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी बीजिंग में SCO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। तो इस बड़े फोरम ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिशों के लिए मुतहब की है। तो क्यों नहीं आप तस्लीम करते कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ काम कर रहा है और पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आप दहशत गर्दी के खिलाफ मोहसिन रजा साहब काम कर रहे हैं, बेशक हम ये मानते हैं, लेकिन आप उन दहशत गर्दों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो आपके खिलाफ दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहे हैं। आप उनके मित्र बने हुए हैं। दिक्कत यहां पर है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, फर्क यहां पर है। इस फर्क को मिटाइए, खत्म कीजिए। और बात बात पर न्यूक कर देंगे, न्यूक्लियर हमले की धमकी देना भी बंद होना चाहिए। ये धमकी तो उस वक्त आई है जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक गद्दी जुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा अगली बार कोई आतंकवादी हरकत हुई तो हम एक्शन लेंगे। एक घटिया बात की है, कोई घटिया बात नहीं की है, सही बात हुई। आप आतंकवाद के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो हम लेंगे। पाकिस्तान पूरा जवाब देगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने नापाक जुर्रत की तो पाकिस्तान उसका ऐसा जवाब देगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। और ये बात देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आपका जवाब कैसा था। है, आपको याद दिलाना है कि पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है। आप रोज ऐसी गिद्दर भपकियां मत दिया करें। आपकी आर्मी चीफ अभी तक मई में होने वाले नुकसानात को सह नहीं सके हैं और ये बयानात देकर वो और जंग की फिजा को पैदा कर रहे हैं। ऐसा करना जो है, मैं समझता हूँ कि दोनों एटमी मुल्कों के दरमियान कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि आप फिजा को खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि बातचीत से तमाम मसाइल को हल करें। और अरे भाई, आप आतंकवाद का साथ छोड़ेंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने डे वन से कहा हुआ है। आपको आपके खिलाफ आतंकवाद नजर आता है, लेकिन आपकी जमीन से भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है वो दिखता नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ना, आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के फेज से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवाद आप पैदा कर रहे हैं। आपने कहा कि आप माकूल जवाब देंगे, आपके पास मौका था, आप कर देते न्यूक्लियर हमला। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कर देना था न्यूक्लियर हमला। आपने किस बात का इंतजार किया? कदों को नाकाम बना दी है बलूचिस्तान में, KP में। सर, कुछ नाकाम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको अपना आतंकवाद दिखता है, भारत के खिलाफ हो रहा आतंकवाद नहीं दिखता जो आपकी जमीन से हो रहा है। मैं उज़मा साहब से उज़मा मैम से एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके कर्नल दिनेश और शाहदुंदी जी और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। उज़मा खरदार जी, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? हम आतंकवाद से परेशान रहे हैं। आतंकवादी हमारे देश में जो आते हैं वो अफगानिस्तान से तो आते नहीं, वो ना ही श्रीलंकन होते हैं, वो ना ही ईरानी होते हैं। देखिए, बात सारी ये है कि भारत ने बड़े साल एक विक्टिम कार्ड प्ले किया है। लो जी, हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब पूरी दुनिया ने असल चेहरा भारत का देख लिया है, और असल चेहरा भारत का ये है कि जो भारत जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। आपने खालिस्तान का देख लिया कि आपने पूरी दुनिया में जो सिख लीडरशिप है, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, वहां से आपके रॉ के लोगों को
ठुड मार के उन्होंने बाहर निकाला है कि आप हमारे जमीन पे आप जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको आप नहीं मार सकते हैं। तो वहां से वो बेइज्जत होके सारे निकल रहे हैं। वो जाफर एक्सप्रेस आप भूल गए? वो जाफर एक्सप्रेस पे हमारे पास सबूत है कि सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे जो आतंकवादी आप लोगों ने भेजे, उनके ताने बाने जो थे सैटेलाइट के थ्रू अफगानिस्तान में मिल रहे थे। आप कुलभूषण यादव को भूल गए? कौन है वो? हमने अभी भी उसको रखा हुआ है। वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? आप समझौता एक्सप्रेस को भूल गए? आप क्या बातें करते हैं? और आप अपने मुल्क में फॉल्स फ्लैग करते हैं पहलगाम की तरह, और वहां पे ये मिस एडवेंचर्स क्रिएट करने के लिए आप ये इस तरह के वाकयात जो हैं करते हैं। लेकिन आप जो इस वक्त अब गैर जिम्मेदाराना आपके एयर चीफ, आपका आर्मी चीफ, आपका डिफेंस मिनिस्टर, हम पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे। आप कौन होते हैं किसी को नक्शे से हटाने वाले? आप अगर पाकिस्तान को इरेज करने की कोशिश करेंगे ना नक्शे से, तो आप भी साथ ही इरेज हो जाएंगे। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर भारत कर चुका है। हमारे पास न्यूक्लियर हमने पाकिस्तान का नक्शा पहले भी बदला है। हमने जी? पाकिस्तान का नक्शा पहले भी बदला है। 1971 में हम नक्शा बदल चुके हैं। और आपने क्या नक्शा बदला है? बांग्लादेश ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया है। आपने वो तो अभी की बात है। 71 में नक्शा बदला कि नहीं बदला? आपने मुफ्ती भानी के साथ जाके जिस तरह से वहां पे दहशतगर्दी की, हमारे आपने माफी मांग ली बांग्लादेश से? हमारे लोगों को मारा। महिलाओं और बेटियों के बलात्कार के लिए पाकिस्तान ने माफी मांग ली बांग्लादेश से? जी, महिलाओं और बेटियों के बलात्कार के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी मांग ली है? मेरे नॉलेज में तो नहीं मांगी अभी तक। कितने पाप धोएंगे आप लोग? कितने पाप धोएंगे? बांग्लादेशियों से धोएंगे? अफगानियों को कहा ये हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। उन्हीं अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मार मार कर अफगानिस्तान से बाहर निकाला। आप उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारा कोई खामियाजा नहीं है। हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है मैम। इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है। अब हम उनके साथ वर्ल्ड हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो हमारी रिवाबत, हमारी आपको तालिबान ने क्यों मार के भगाया अफगानिस्तान से, ये बताइए। चल रही हैं आपके साथ। आपके एलिगेशंस, आपने अपने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा। मैं शारदेंदु जी से एक जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं जावेद सर और कल दिनेश आपके पास आ रहा हूं। शारदेंदु जी, मैं पाक स्पॉन्सर टेररिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई पाक स्पॉन्सर टेररिज्म की बात नहीं करना चाहता। देखिए, जिस तरीके से अब पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बोल रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है इनकी बात सुनकर कि कितनी वास्तविकता से अलग है, कितने चीजों को वो झुटलाते हैं और किस तरीके का वहां प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ। आप कहां और हम कहां, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ा पढ़ लिख लें, थोड़े डेटा को एसेस कर लें, थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं, तो आपका जो नॉलेज है वो उसमें रिफाइनमेंट आएगा। और आपके अंदर जो जितनी कटुता भरी हुई है और जिस तरीके से बेबुनियादी आप बातें कर रहे हैं इस चैनल पे आके, बहुत अफसोस होता है। देखिए, हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं किसी मसले पे चर्चा करने में, जिससे कि एक कोई नया कंसेंसस निकल सके और जिससे दोनों देशों के बीच में कोई लाइट निकले, जैसे कि टेररिज्म को पूरी तरीके से खात्मा किया जाए। आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिस्सा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में उसका हाथ नहीं है? पूरी तरीके से जैशे मोहम्मद, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आप उनके टेररिस्ट कैंप को खैबर पख्तूनख्वा में लोकेट करते हैं, टीटीपी के साथ उसको एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करना चाहते हैं, पहलगाम की घटना करते हैं, बॉम्बे के ताज में 26/11 की घटना करते हैं। तमाम ऐसे वाकयात हैं। देखिए, 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान क्यों पिछड़ता चला गया? वो नीतियों की वजह से। पाकिस्तान ने हमेशा एंटी इंडिया की जो एक फीलिंग अपने यहाँ जनरेट कर रखी है, उसकी वजह से वो पिछड़ता जा रहा। आप ऐसे कंपटीशन में पड़ के जिसमें आप आपने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना मिलिट्री में प्रोफेशनलिज्म लाया, ना सोशल डेवलपमेंट किया, ना आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो पाया। हर फ्रंट पे आप फेल हुआ। उसका नतीजा ये है कि इकोनॉमिकली आप इतने पीछे हो गए, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा सिर्फ हिंदुस्तान के बरखिलाफ बात करने के। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, आप खुद बोलते हैं कि पूरे हम देखिए, एक लाहौर में अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता है, अमेरिका मारा जाता है, वो एक है, लेकिन साथ में जब आप टेररिज्म से लड़ने की बात करते हैं, जो आपके नवाज
शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में बोला यूएन के कि अगर हम टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं करें तो विश्व में भाग्य वो टेररिज्म हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को। आपके हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, तो आपको इसमें क्या शंका है? और हिंदुस्तान बार बार चाहे तो डोजियर हो, चाहे आपके तमाम तरीके के आपको जो सबूत हैं वो पेश कर चुका है, तो इसमें कोई शक है नहीं। और तमाम तरीके के आपके जो आका है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जो हेड हैं, पाकिस्तान इस हालत में है नहीं कि उसको कंट्रोल कर सके। शहबाज शरीफ सर के बल खड़े हो जाएंगे, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि असीम मुनीर जो आपका जो आर्मी का चीफ है वो जिहादी मेंटालिटी का, वो पूरी पूरी मदद करता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा ही एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? ऐसा ही एग्जिस्ट ही नहीं टेररिस्टों के साथ कर रहा है। और जी। जब टीटीपी आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ, तालिबान को आपने बढ़ाया, सत्ता परिवर्तन करा है, और जब टीटीपी के के लोग आपका आना जाना शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, तो आपने उनमें ऑब्जर्वेशन किया तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन। अब आज की डेट में टीटीपी आपके ऊपर हमला करता है। जो आपकी ट्रेन हाईजैक हुई वो बलूचिस्तान के लोगों ने किया। आपके खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंट में पश्तून आपके खिलाफ है, पीओके में किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप अपनी इंटरनल डायनेमिक्स को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोलैप्स कर चुका है, इकोनॉमी है नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक जो है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी रूल करता है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व का हाल देख लीजिए, वो जब भी बाहर जाते हैं असीम मुनीर को साथ लेके जाते हैं। और क्या आप बात करके आ रहे हैं? आपने तमाम तरीके से कटोरा लिया है, भीख मांगते, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो। आप हिंदुस्तान से कंपैरिजन की बातें करते हैं, और जब हम टेररिज्म भाई के खिलाफ हमारे आर्मी चीफ ने, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतना सख्त लहजा, शारदेंदु जी बिल्कुल सही बात है, मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ ने इससे पहले इतना सख्त लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। पाकिस्तान से तो हजारों बार न्यूक्लियर बम की धमकी मिल चुकी है। मैं हजार फिर भी कम कह रहा हूं, इतनी बार धमकियां दे चुके हैं। हुसैन जावेद जी, क्यों रियलाइजेशन नहीं होता? हमने कहा कि भाई आपको जो है आपका नक्शा बदल जाएगा तो आपको तकलीफ हो गई। आप कहते भाई हम न्यूक कर देंगे, 140 करोड़ की आबादी पर आप परमाणु बम गिरा देंगे। एक नहीं 1000 बार कह चुके। ये जिम्मेदारी पूर्वक बयान है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बयान लगता है आपको? जी विवेक, क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ साफ आ रही है। आपकी आवाज, आपका सवाल है वो थोड़ी सी उसमें आई थिंक ऑडियो का मसला हो गया था, मैं उसको सुन नहीं सका, लेकिन मैंने पार्टिसिपेंट्स को सुना है जो उन्होंने बातें की हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा जी, अभी जो हमारे इंडियन दोस्त उन्होंने यहाँ बात रखी अपनी, मैं यही कहूंगा कि उनको कई चीजों पे ना अपडेट होने की जरूरत है। शायद मई 2025 के बाद ये अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है कि सिनेरियो कितना चेंज हो चुका है। और विवेक, आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमने मई में पाकिस्तान पे हमला किया और बकौल आपके जो वहां पे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपने तबाह कर दिया, बल्कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मट्टी में मिला दिया, मलिया मेट कर दिया। अभी 3 महीने बाद जब आपने इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा एक्शन किया है, कैंप सारे तबाह कर दिए, 3 महीने बाद आप दोबारा वही शिकायत कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो फिर आपकी जो एक्शन था उसका फायदा क्या हुआ? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं है, हमारे इंडियन काउंटर पार्ट ने कहा है। आपको पता है कि आज की डेट में, हम अक्टूबर में है, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई अंतर नहीं रह गया। 4 स्क्वाड्रन सिर्फ आप हमसे आगे हैं, 4 स्क्वाड्रन। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको बताने की जरूरत है। और अभी तक आपके पास 5th जनरेशन जो जेट होता है वो भी नहीं है आपके पास। तो 4 माह में आप कितना ऊपर गए हैं जो दोबारा से आप कह रहे हैं कि आप हमारा जोग्राफिया चेंज कर देंगे, आप हमें मलिया मेट कर देंगे और आप हमें इरेज कर देंगे। तो ये बयान तो सारे पहले इंडिया से है, राजनाथ सिंह ने सबसे पहले बयान दिया, आपके चीफ ने राजस्थान के अंदर ये बयान दिया। अब आप कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने अगर उसका रिएक्शन दिया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो साहब धमकियां देना आप शुरू करें, जवाब जब आपको हम दे तो वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो नहीं होगा। अभी बहुत अच्छी बात की थी हमारे जो इंडियन फ्रेंड है कि बातचीत का माहौल होना चाहिए, बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो सर बातचीत का माहौल आप बनाए ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, बड़े मुल्क हैं आप। आपने मई 2025 के बाद कितनी कोशिशें की? जब तक टेरर आउटफिट्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, बातचीत का माहौल कैसे बनेगा? हुसैन जावेद जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक ये है, आप 1000 बार परमाणु बम की धमकी देने से नहीं डरते हैं? हमने एक बार कह दिया आपकी ज्योग्राफी बदल देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई। आप तो सुबह शाम सोते उठते जागते हर वक्त परमाणु बम फेंक देंगे, परमाणु पटक देंगे, 1.5 किलो के परमाणु बम, 50 ग्राम के परमाणु बम। ऑडियो नहीं आ रही होगी आपको, अपना जवाब पूरा कर ले प्लीज, फिर मैं आ रहा हूं कल दिनेश नैन आपके पास। जावेद जी आपकी बात पूरी कीजिए।
हाँ जी, मेरा इसमें एक पॉइंट आखिरी है, वो ये कि मुझे बताएं आज अक्टूबर 2025 में इंडिया की डिफेंस डॉक्ट्राइन क्या है? क्योंकि मई से पहले तो हम ये बहुत बार सुन चुके कि इंडियन आर्मी में इतनी ताकत है, आपके डिफेंस स्ट्रक्चर में इतना पोटेंशियल है कि एक ही वक्त में आप चाइना और पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं। आज अक्टूबर 2025 में आपका डिफेंस पोटेंशियल, आपकी डिफेंस डॉक्ट्राइन है क्या? ये हमें आज समझा दीजिए। नहीं, डिफेंस पोटेंशियल, डिफेंस डॉक्ट्रिन आपको क्यों समझाने जाए? कर्नल दिनेश ने आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस लौट रहा हूं मोहसिन साहब आपके पास। कर्नल दिनेश ने। देखिए विवेक, सबसे पहले मैं हुसैन जावेद की बात का जवाब दूंगा कि अपडेट करना चाहिए, और ये हमसे हमारे फ्यूचर वॉर के बारे में उसकी पूरी तहकीकात लेना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे मारेंगे, क्या करेंगे, और ये कहते हैं कि ये हम लोग अपडेटेड नहीं है, ये बड़े अपडेटेड है। मैं करता हूं आपको अपडेट। बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, इंकलाब 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 आएगा। सुना है ना? ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जावेद साहब, आपका पूरा पीओके और गिलगिट तक के लोग सड़क पे आ गए हैं। आपके पुलिस वालों की वर्दियां लटका के 10-10 रुपए में बेच रहे हैं, और आपके पंजाबी पुलिस वालों को पूरा का पूरा तामझाम के साथ पंजाब में छोड़ के आए हैं। वो हैं वो कश्मीरी भाई, और हमारे हैं, आपके नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को अपडेट करो जावेद अपने आप को। 26 अक्टूबर 1947 को जो दस्तावेज साइन किया गया था ना, उसके मुताबिक पूरा जम्मू और कश्मीर का एक एक आदमी भारत का सिटीजन है, जैसे आज जम्मू का और कश्मीर का और लेह लद्दाख का है, आज भी है। और आप वहां पे जो कर रहे हो ना, वो भारत के सिटीजन्स पे कर रहे हो। इसीलिए आपको रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ठीक हो जाओ, नहीं तो नक्शा बदल जाएगा तुम्हारा। समझ में आई बात अपडेट करने की? अब आता हूं दूसरे पे। ये तो छोड़ो, बलूचिस्तान के अंदर आपकी क्या हालत है, कितने कितने स्टेट, कितने राज्यों के अंदर, वहां सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका बीएलए और बीएलयू ने कब्जा कर रखा है। आपके अभी क्वेटा के अंदर लेटेस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्होंने धज्जियां उड़ाई आपके घर में घुस के। आप पहले वहां की सोचो। आपके दो जो अब आते हैं उल्मा जो मैडम है उनके ऊपर, मैडम आपके शहबाज शरीफ और आपके जो जनरल साहब है ना, वो जाके एक सूटकेस के अंदर पत्थरों की नुमाइश करके, रेयर मिनरल्स की, वहां पे वो बने हुए हैं। एक सेक्रेटरी बना हुआ था और एक बना हुआ है बिजनेसमैन है आपके जनरल साहब। वो बेच रहे हैं आपके देश को, और वहीं पे साइन भी करके आए कि जो भी गाजा पैलेस्टाइन के बारे में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट का जो एजेंडा है पीस का, उसमें आपके शहबाज शरीफ और मुनीर ने हाँ करी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के दोनों बंदों ने कहा 100% वी आर हैप्पी। पर जब आपकी पार्टी को जूते पड़े आके पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने नहीं किया, ये तो अमेरिका ने पॉइंट्स बदल दिए, हमने जो दिए थे वो तो है ही नहीं। तीसरा, अपडेट करो अपने आप को मोहसिन साहब आप भी अपडेट करो, सीनियर आदमी हो। अभी क्या होने वाला सुनो। दोनों तुर्की को और पाकिस्तान को निकाल दिया एजेंडे से, और आपके साथ में यह बातचीत की गई है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है ना, उसमें घुटने टेक के पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। 2 हफ्ते ठहर जाओ, यही बात करूंगा मैं आपसे। अपडेट होने की जरूरत है आपको। और रही बात हिंदुस्तान की, ना हम किसी को छेड़ते हैं और ना ही छोड़ते हैं। नंबर दूसरा, खून और गन कल्चर, खून और आपका जो टेररिज्म है या पानी, साथ नहीं बहने दिया हमने, ना बहने देंगे, और ना ही आपके साथ में बातचीत और टेररिज्म इकट्ठे करेंगे। आप लोग अभी क्रीक के अंदर जो हमारे गुजरात के साथ का एरिया है, वहां बिल्डअप कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि जो ध्यान बटा दे पीओके का, बलूचिस्तान का। ये आपकी सेना, जो निकम्मी सेना है ना, ये कोशिश कर रही है। इसके बारे में बोला गया जावेद, इसके बारे में बोला डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे चीफ ने कि मत करो ये नादानी, नहीं तो नक्शा बदल जाएगा तुम्हारा। ठीक है हुसैन जावेद, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मोहसिन जी आपका माइक चेक कीजिएगा। एक तो कर्नल साहब को मैं याद करा दूं कि भारत जब गैर जानदार तहरीक का हिस्सा था तो वो सबसे ज्यादा फलस्तीन के हकूक की बात करता था, और उससे सबसे पहले फलस्तीन को तस्लीम किया और रियासत अफराद थे
भारत का दौरा किया इंदिरा गांधी के दौर में, लेकिन आपने पूरी, मेरी बात सुन लेना, अब आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। आप ही बात करेंगे। आपने आपने फिर उन फलस्तीनियों के साथ गद्दारी की और इसराइल के साथ मिल गए और इसराइल को लाके आपने कोशिश की कि इसराइल और पाकिस्तान को सामने खड़ा किया जाए। आपने मई में इसराइली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में हमला किया, आपको नाकामी हुई और पाकिस्तान ने उसका पूरा बदला लिया और आपको भी मजा चखाया और इसराइल को भी पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। मोहसिन साहब, एविडेंस कहाँ है कि आपने मजा चखाया? और ये ख्वाजा इमरान की कोई सैटेलाइट इमेज हो? यार, अगर मजा नहीं आया तो फिर हो जाएगा। ये कौन सा हाथ का गन वारसी, क्या फिर एक दफा हो जाएगा? जब आप नहीं, पूरी मैं तरह कह रहा मजा हूँ, चख मैं कह रहा हूँ कोई सैटेलाइट जब इमेज तो आपको दिखाते, इंतकाल कुछ हो जाएगा, कोई एविडेंस जब दिखाते, कोई आपकी- सैटेलाइट इमेज जब दिखाते, कोई वीडियो दिखाते। हमने बहुत सारी चीजें दिखाई दुनिया को, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भी नहीं, आपको आप बहुत सारी मानने को चीजें तैयार दिखाई, नहीं है ना। उनके सैटेलाइट इमेजेस। आपके जो जहाज गिर चुके हैं, आप तो वो कहाँ- मानने को तैयार नहीं है। कहाँ गिरे? भाई मेरे, कोई वीडियो, कोई फोटो? आप लोग मोहसिन साहब, डिनाइल मोड में हैं, डिनाइल मोड में। नहीं, आप जब इससे वो- निकलेंगे और आपको समझ आएगी तब अच्छा। चले, आपकी बात मान लेते हैं। मैं इसमें बहस नहीं करता, हम आगे की बात करते हैं, पीछे को छोड़ दें। चलिए आगे की बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी को सफाई से मिटाने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि देखिए, आप परमाणु गजा हमले में- की धमकी देते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि गजा में जो निहत्थे लोग थे, उनको 2 साल गुजरने के बावजूद इसराइल खत्म नहीं कर सका। वो भारत से बड़ी ताकत है इसराइल, और गजा के लोगों के पास हथियार बिल्कुल नहीं थे। आपको मैं बताऊं कि ये ऐसी बातें करना जो है अपने आप को बेवकूफ बनाने की मुतरादिफ है और लोगों को गुमराह करने तो के मतलब बराबर आप है। परमाणु आपको- हमले की धमकी अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं? नहीं, जब आप ये धमकी देंगे कि पाकिस्तान को मिटा के देंगे तो फिर हम आपको जवाब भी देंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। हम ये ऐसा कर भी गुजरेंगे। आप परमाणु बम से हमला कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? कोई फिक्र नहीं है। देखिए, दुनिया में से एक पाकिस्तान, एक इस्लामी मुल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये भी खातिर जमा रखें कि इंडिया का भी वजूद बाकी नहीं रहेगा। मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी को, खासकर मोहसिन रजा साहब बहुत सीनियर आदमी है पाकिस्तान से, वो किस कदर कह रहे हैं कि हम न्यूक करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, न्यूक्लियर अटैक की जरूरत पड़ी तो भी करेंगे। मैं शारदेंदु जी का रिएक्शन चाहूंगा। क्या वर्ल्ड कम्युनिटी को, ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको, ये जो WHO है, इसको कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर? शारदेंदु जी, देखिए, पूरे विश्व का आज की डेट में सबसे बड़ा जो एंजाइटी पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र है और वो टेररिस्टों के हाथ ना पड़ जाए। देखिए मोहसिन रजा, आप जैसा बोलते हैं कि ये बहुत खुलेआम वरिष्ठ टीवी आदमी पे, है, लेकिन विचारों टीवी से पे तो भी वरिष्ठ कह रहे हैं हम लगते नहीं परमाणु वो। बम पटक देंगे। देखिए कैसी बातें करते हैं, मतलब ये बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी बातों को चैनल पे इस तरीके से बोलते हैं जैसे बच्चों का खेल चल रहा है और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ये सारा कुछ तमाशा देखती रहेगी और हिंदुस्तान आपको ये करने देगा। ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। मोहसिन जी, आपका माइक चेक कीजिएगा। एक तो कर्नल साहब को मैं याद करा दूं कि भारत जब गैर जानदार तहरीक का हिस्सा था तो वो सबसे ज्यादा फलस्तीन के हकूक की बात करता था और उसने सबसे पहले फलस्तीन को तस्लीम किया और रियासत अफराद ने भारत का दौरा किया इंदिरा गांधी के दौर में। लेकिन आपने पूरी, मेरी बात सुन लेना, अब आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। आप ही बात करेंगे। आपने फिर उन फलस्तीनियों के साथ गद्दारी की और इसराइल के साथ मिल गए और इसराइल को लाके आपने कोशिश की कि इसराइल और पाकिस्तान को सामने खड़ा किया जाए।
आपने मई में इस्राएली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में हमला किया, आपको नाकामी हुई और पाकिस्तान ने उसका पूरा बदला लिया और आपको भी मजा चखाया और इसराइल को भी पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। मोहसिन साहब, एविडेंस कहाँ है कि आपने मजा चखाया? और ये ख्वाजा आसिफ की बयान की कोई सैटेलाइट इमेज हो? यार, अगर नहीं अगर मजा नहीं आया तो फिर हो जाएगा। ये कौन सा हाथ का गन वापसी, क्या फिर एक दफा हो जाएगा? जब आप नहीं, पूरी मैं तरह कह रहा मजा हूँ, चख लेंगे, मैं कह रहा हूँ कोई सैटेलाइट जब इमेज तो आप दिखाते, इत्मीनान हो जाएगा, कोई एविडेंस जब दिखाते, कोई आपकी- सैटेलाइट इमेज जब दिखाते, आप- कोई वीडियो दिखाते। हमने बहुत सारी चीजें दिखाई दुनिया को, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी नहीं, आपको आप बहुत मानने सारी को चीजें तैयार दिखाई, नहीं है ना। उनके सैटेलाइट इमेजेस। आपके जो जहाज गिर चुके हैं, आप तो वो कहाँ- मानने को तैयार नहीं है। कहाँ भाई गिरे? मेरे, कोई वीडियो, कोई फोटो? आप लोग मोहसिन साहब, डिनाइल मोड में हैं, डिनाइल मोड में। आप नहीं, जब इसके वो- निकलेंगे और आपको समझ आएगी तब अच्छा। चले, आपकी बात मान लेते हैं। मैं इसमें बहस नहीं करता, हम आगे की बात करते हैं, पीछे को छोड़ दें। चलिए आगे की बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी को सफाई हिस्ट्री से मिटाने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि देखें, आप परमाणु गजा हमले में- की धमकी देते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं कि गजा में जो निहत्थे लोग थे, उनको 2 साल गुजरने के बावजूद इसराइल खत्म नहीं कर सका। वो भारत से बड़ी ताकत है इसराइल, और गजा के लोगों के पास हथियार बिल्कुल नहीं थे। आपको मैं बताऊं कि ये ऐसी बातें करना जो है अपने आप को बेवकूफ बनाने की मुतरादिफ है और लोगों को गुमराह करने तो के मतलब बराबर आप है। परमाणु आपको- हमले की धमकी अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं? नहीं, जब आप ये धमकी देंगे कि पाकिस्तान को मिटा के देंगे तो फिर हम आपको जवाब भी देंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, हम ये ऐसा कर भी गुजरेंगे। आप परमाणु बम से हमला कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? कोई फिक्र नहीं है। देखिए, दुनिया में से एक पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये भी खातिर जमा रखें कि इंडिया का भी वजूद बाकी नहीं रहेगा। मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी को, खासकर मोहसिन रजा साहब बहुत सीनियर आदमी है पाकिस्तान से, वो किस कदर कह रहे हैं कि हम न्यूक करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, न्यूक्लियर अटैक की जरूरत पड़ी तो भी करेंगे। मैं शारदेंदु जी का रिएक्शन चाहूंगा। क्या वर्ल्ड कम्युनिटी को, ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको, ये जो WHO है, इसको कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर? शारदेंदु जी, देखिए, पूरे विश्व का आज की डेट में सबसे बड़ा जो एंजाइटी पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र है और वो टेररिस्टों के हाथ ना पड़ जाए। देखिए मोहसिन रजा, आप जैसा बोलते हैं कि बहुत वरिष्ठ आदमी है, लेकिन विचारों से तो भी कह रहे हैं हम परमाणु बम पटक देंगे। देखिए कैसी बातें करते हैं, मतलब ये बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी बातों को चैनल पे इस तरीके से बोलते हैं जैसे बच्चों का खेल चल रहा है और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ये सारा कुछ तमाशा देखती रहेगी और हिंदुस्तान आपको ये करने देगा। ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तमाम तरीके का आपका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल आप करते हैं, तमाम तरीके की धमकी देते हैं, इन सब से हिंदुस्तान आगे निकल चुका है और हिंदुस्तान जब जो करना होगा अपने प्रोफेशनल तरीके से करेगा, चाहे वो पीओके का मामला हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा। हिंदुस्तान जिस दिन चाह लेगा, हम तो आपके इंटरनल मैटर में बोलते नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा पुश दिया बलूचिस्तान अलग, थोड़ा सा पुश दिया खैबर पख्तूनख्वा अलग, थोड़ा सा पुश किया पीओके अपने आप में मिल जाएगा। तो आपकी ये स्थिति हो रखी है, आप चीजों को समझिए। आप बचकानी जैसी बातें मत करिए, हम न्यूक्लियर मार देंगे, हिंदुस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। किस तरीके की आप किस माहौल में रहना है, किस दुनिया में? जिस हिसाब से ये लोग एटम बम की बात करते हैं, ये बात हम यूएन या यूएनजीए जैसे मंचों पर क्यों नहीं उठाते? ये बिल्कुल बचकानी जैसी बातें, मतलब कि ये तो इसका कॉग्निजेंस ही नहीं लेना चाहिए कि ये किस तरीके की बात। आपको चीजों को इवॉल्व करना है, देश को अपने तरक्की के रास्ते पे ले जाना। आप इसीलिए तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप इसीलिए टेररिज्म में फंसे हुए हैं और लोगों की, टेररिस्टों की मदद करते हैं। आपका लेवल ही वही है, उसके आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आप अपने नागरिकों के लिए जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी की तो सरकार ही नहीं है, ना ही आपका जो पॉपुलर लीडर आप उसको जेल में बंद रखते हैं। जमहूरियत है नहीं है, एक डिक्टेटरशिप है। आपको आदत पड़ रखी है इस तरीके के माहौल में रहने के। आपका बौद्धिक
इवॉल्वेंट भी नहीं हो रखा है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि आपके शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को क्यों साथ लेके जाते हैं? उनको डर है अगर आसिम मुनीर को पीछे छोड़ दिया तो ये शख्स सत्ता परिवर्तन कर देगा और गद्दी पे आके बैठ जाएगा, इसलिए वो साथ लेके जाते हैं, इसलिए उनको साथ में अपना अंडरस्टैंडिंग बना के लेके चलते हैं हर जगह। और किस तरीके की नुमाइश, और आप पाले बदलने की बात करते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट प्रोग्राम को एग्री करते हैं और आपके देश में इशाक दर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। और फिलिस्तीन पे आप हिंदुस्तान को लेसन ना दें। जब यासिर अराफात की लीडरशिप तो हिंदुस्तान ने कितना उनका समर्थन किया, और इंडिया आज भी टू नेशन थ्योरी की बात करता है। पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों, आपके गलत बयानी से इंडिया का पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। समझिए और सही पर्सपेक्टिव में रखिए। जॉर्डन के साथ जाके लड़ाई लड़ी है, अपने किराए की सेना वहां पर भेजी थी शारदिंदु जी। ये तो इतिहास जानता है, फिलिस्तीन के लोगों पर किसने गोलियां चलवाई थी? पाकिस्तान के सैनिकों ने चलाई थी, जॉर्डन के साथ जाकर लड़े थे। दुनिया जानती है इस बात को, इसमें नया क्या है? ईरान के बरखिलाफ आपने अपने सरजमी को इस्तेमाल करने दिया, पाकिस्तान ईरान को फाइटर जेट, ये अच्छा इजराइल कह रहे हैं, ईरान का सर्विलेंस कर रहे हैं। मोसाद के लिए रास्ता दिया इन्होंने ईरान के लिए। अभी ईरान वर्सेस इजराइल वाले मामले में मैं उज़मा करदार जी से ही जानना चाहूंगा, इतनी दफा ये परमाणु अटैक की धमकी मैडम दी जाती है, क्यों नहीं परमाणु बम वाले मैटर को यूएन या यूएनजीए जैसे मंचों पर उठाया जाए कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले मुल्क के पास, और जहां इतने टेरर आउटफिट्स हैं, उनके पास परमाणु बम होना ठीक बात नहीं है? एक तो आप लोगों की आसिम मुनीर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम सुन के और हमारी फौज का सुन के आप लोगों की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। हमारे आईएसआई का सुन के आपकी जान निकल जाती है। आप वो बक्से की बात कर रहे थे, बक्सा लेके गए थे, वो बक्से में आपके राफेल के इंजर पिंजर थे सारे, और वो इंजर पिंजर पूरी दुनिया ने देखे, और पूरी दुनिया बशमूल ट्रंप साहब के, देखे, किसने देखे? के बशमूल सऊदी अरेबिया कौन सी फोटो, बशमूल प्रेसिडेंट चाइना कौन सा एविडेंस? उन्होंने पाकिस्तान को अब एक रीजनल पावर बन के एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान में जो एक फतह लेके गए हैं, उससे आप लोग पिट चुके हैं, आप लोग फारिग हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय शर्मिंदगी के। लेकिन आप, मुझे लगता है आपने सबक नहीं सीखा। कौन सी दुनिया से न्यूज आप लोगों को मिलती है? आप कहां से आप लोग न्यूज बनाते हैं? आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चुप करके आपकी बातें सुनेगा? आपने अगर सबक नहीं सीखा तो 5 की जगह अब 20 गिराए जाएंगे आपके। कहां गिरे, कौन से विमान गिरे, हमें भी तो पता चले। कुछ वीडियो दिखाइए, कोई फोटो दिखाइए, कोई सैटेलाइट इमेज दिखाइए। आप जो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना है, भारत गैर जिम्मेदाराना है। हर दफा रीजनल इंस्टेबिलिटी भारत की वजह से पैदा होती है। भारत ने पिछली दफा अटैक किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया। ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ बिरयानी खा रहा था, ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ चिकन तंदूरी खा रहा था आर्मी बेस कैंप के बगल में बैठकर। प्रोग्राम है वो पीस मेंटेन करने के लिए। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पीस एनजीओ चला तो रहा था, मैं कह तो रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पीस एनजीओ चला रहा था, वो शांति प्रक्रिया में भाग ले रहा था, वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ अफगानिस्तान में शांति बहाल करना चाहता था। मैम, आपकी जो ये धमकियां है, ये धमकियां नहीं है, असल में ये गीदड़ भभकियां हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली ढोल आप पीट रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को नजर आ गया है कि अब भी आप जब कहते हैं कि जी पाकिस्तान को नक्शे से हम इरेज कर देंगे, तो कैसे करेंगे? तब जब आप कहते हैं कि भाई हम परमाणु बम पटक देंगे भारत पर, तब आपको उस बयान पर कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं मत समझ में आता है। अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर तो लिया, तो आप किया 7 तारीख को, किया 7 तारीख को। मैं एक जनरल नॉलेज का एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, कर्नल दिनेश ने कुछ कहना चाह रहे हैं, मैडम वापस लौट रहे हैं। बिल्ली खंबा नोच रही है, हुसैन जावेद कुछ कहना चाह, एक सेकंड, क्योंकि आपको पता है नहीं कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोच रहा। देखिए खंबा कौन नोच रहा सबको पता है। सुनिए मेरी बात मैडम, मैम आपका हर नेता कहता है न्यूक्लियर बम पटक देंगे, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं हो सकता है। जैश और लश्कर जैसे टेरर आउटफिट्स किसी मुल्क में पलते हैं, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं हो सकता है। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ रहता है, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना क्या हो सकता है? मैं हुसैन जावेद जी से एक जनरल नॉलेज का सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, प्रॉक्सीज बने हुए टीटीपी के, दुनिया के उस मुल्क का नाम बताइए हुसैन जावेद जी। मैं एक सेकंड में मारा हूँ, बलूचिस्तान
दुनिया के हुसैन जावेद जी, आपको आवाज आ रही है? हुसैन जावेद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विवेक, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे आपका सवाल जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आपको सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। मैं इसको एक बार अपने पैनल से चेक करवाता हूं, इससे पहले मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। जीके का एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि भाई दुनिया के उस मुल्क का नाम बताइए जिसने परमाणु केपेबल मुल्क पर हमला किया हो। इकलौता देश है भारत जिसे न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क पर न सिर्फ अटैक किया बल्कि ब्रह्मोस से वहां के एयर बेसिस के चीथड़े उड़ा दिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कह रहे हैं कि परमाणु कर देंगे, न्यूक कर देंगे, ये कर देंगे। आप करके तो देखिए मिस एडवेंचर एक बार। हमने तो कर दिया हमको जो करना था। आपने पहले पहलगाम किया तो हमने आपको जवाब दिया। अब आप पहलगाम जैसा कोई दूसरा मिस एडवेंचर कीजिए। और कर्नल दिनेश नैन, मुझे एक बात बताइए, ये कश्मीर से कहां की सीमा लगती है, कहां का बॉर्डर लगता है? ये पाकिस्तान से नहीं आते तो क्या आसमान से आते हैं? ये क्या श्रीलंका का बॉर्डर है? ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है? ये किस देश का बॉर्डर है? देखिए विवेक, पूरी दुनिया जानती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बनी थी आज से 3-4 साल पहले, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स एंड फॉर सिक्योरिटी के ऊपर एक रिपोर्ट थी पूरे वर्ल्ड की। और वहां पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया था, पूरी दुनिया के लोग जो ब्रेन इकट्ठे हुए थे, कि पाकिस्तान के अंदर अगर दुनिया में 200 तंजीमें हैं तो उनके अंदर से 2/3 तंजीमें या तो पाकिस्तान में हैं, या वहां से सपोर्ट पाती हैं, या ट्रेनिंग पाती हैं, या स्पॉन्सर्ड हैं। इट इज ए टेररिस्ट स्टेट। और इनका देखिए, अभी जो बोल रहे थे मोहसिन रजा साहब कि जी पहलगाम में हमारा क्या हुआ। साहब, पहलगाम में टीआरएफ, उसको आपके विदेश मंत्री खड़े होकर आपकी सदन में कह रहे थे हमने टीआरएफ का नाम नहीं आने दिया यूएन के उसमें प्रेस रिलीज के अंदर। लेकिन उसके बाद उसी टीआरएफ को सब दुनिया ने कहा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप बचा क्यों रहे थे? अमेरिका ने टीआरएफ का नाम डाल दिया सर। नहीं हो तो नंबर तीसरा, मोहसिन रजा साहब, आप कहते हो भारत जो है पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। पहले दिन से हैं। हम यासिर अराफात के साथ थे, पीएलओ के साथ थे, और आज भी टू नेशन थ्योरी के साथ में आज भी भारत कहता है कि जो अभी एग्रीमेंट हो रहा है, पीस हो रही है, वी आर सपोर्टिंग इट, और टू नेशन थ्योरी। और तीसरा, जियाउल हक, जनरल जियाउल हक, आपका कट्टरपंथी आदमी, जॉर्डन के राजा के बुलाने पे ब्रिगेडियर जियाउल हक जॉर्डन गया। अभी मैं आपको जरा अपडेट कर दूं आपका सॉफ्टवेयर, और वहां पे 20,000 पैलेस्टाइनियों का खून किया, उल्मा मैडम, और उसको ब्लैक डे बोलते हैं। किस मुंह से आप लोग पैलेस्टाइनियों की बात करते हो आज यहां बैठ के? शर्म नहीं आती? हम बातचीत किससे करें? कोई गैरतमंद लोग हो तो उससे करें ना। जो लोग खून करते हैं पैलेस्टाइनियों का और यहां बैठ के बोलते हैं भारत पैलेस्टाइनियों का साथ नहीं देता, ऐसे लोगों के साथ बात करें। जो टीआरएफ को पालते हैं, जो अपना लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अनाप शनाप पता नहीं कौन कौन, उनसे बात करें। आप लोगों से, आप में गैरत है? बात करने लायक इंसान हो आप लोग? आप लोग मदरसे के पढ़े हुए, आपकी तंजीम ने आपके दिमाग खराब कर रखे हैं। आईएस केपी से बड़ी दोस्ती गांठ रखी है आजकल। आईएस केपी से बड़ी दोस्ती हो रही है इनकी। एक पॉइंट और गौरव, मैं उल्मा मैडम को बोल दूं, उल्मा मैडम, आपको उस सूट ब्रीफ केस में जो आपका जनरल साहब बड़ी खुशी खुशी चापलूसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा था, मैं भेज दूंगा वीडियो आपको। उसमें पत्थर रखे हुए आपको हमारे राफेल के पुर्जे नजर आते हैं। नजरें खराब हो गई आपकी क्या? हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले उस्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके उस्मा खरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हुसैन जावेद जी। मैं इसमें ये कहूंगा, मैं इस बात पे बहुत हैरान हूं कि मैं तो समझ रहा था कि कर्नल साहब वाकई चले कुछ तो अपडेट होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं है। अब जब इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, थोड़ा सा मैं जा रहा हूं पीछे, इन्होंने कश्मीर का हवाला दिया। अक्टूबर 1947 में वहां के लोगों ने साइन कर दिया, तो भाई उसके बाद नेहरू जी यूएन में वादा क्यों करके आए थे कि कश्मीर का
जो इशू है ये तो प्लेबिसाइट के जरिए हल होगा, और हम इस बात का वादा करते हैं। वो जो साइन किए थे वो जिस माहौल में थे वो सबको पता है, तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट यहाँ पे मत करें। दूसरी बात, मैडम अजमा ने एक बात बिल्कुल सही कही, मैं उनकी तायद करता हूँ। आजकल वैसे ही इनको ना हर जगह हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सब दिखाई दे रहे हैं। आंखें खोलते हैं तो वो उनके सामने होते हैं, आंखें बंद होती हैं तो वो उनके सामने होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ ये कई दफा एक मानसिक दबाव होता है जो मई के बाद अभी तक इनके ऊपर से उतरा नहीं है। और इसमें एक और बात है, अभी इन्होंने कहा कि जी हमारे जीबी में हालात खराब हैं, कश्मीर में हालात खराब हैं, तो शायद इन्होंने कल का अखबार भी नहीं पढ़ा, लेकिन और शायद कल की न्यूज अपडेट भी नहीं देखी। टॉक्स हो चुकी हैं, आजाद कश्मीर के रास्ते खुल चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बहाली हो चुकी है, थोड़ी सी वहां पे चीजें मिसमैनेज हुई थी, उनको तय कर लिया गया है। तो ये सब चीजें इन पे अपडेट होने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने बात क्या की है, इन्होंने बात की गैरत की बात की, इस तरह की बातें की कि बात किससे करें। तो साहब आप सुन लें कर्नल साहब, बात तो आपको जिस खिते में आप है ना, जिस साउथ एशिया में है, इधर ना आप चाइना को यहां से चेंज कर सकते हैं ना पाकिस्तान को, तो बात तो आपको इनके साथ करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये बात अच्छा आप हुसैन लिख जावेद लें। जी, ये बताइए दाल चावल का रेट क्या चल रहा है आजकल? आप लोगों से डिफेंस पे डिबेट करने में मजा ही नहीं आता। दाल चावल रोटी आटा क्या भाव बिक रहा है आजकल? मुर्गे उर्गे क्या कीमत है? हुसैन जावेद जी, आपको आवाज आ रही है? विवेक, सिर्फ मुझे आपकी जो आवाज है ना उसमें इशू आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स की आवाज मुझे साफ आ रही है। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं, मैं आपका सवाल बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा ठीक है, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। उज़मा जी कुछ कहना चाह रही थी। उज़मा जी, वैसे पाकिस्तान से डिफेंस पर बातचीत करके थोड़ा मजा नहीं आता है। मुझे लगा कि मैं यही पूछ लो कि आटा चावल दाल का क्या रेट चल रहा है, दूध मुर्गे क्या भाव बिक रहे हैं, अंडे क्या भाव बिक रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भाई यही अब बातचीत रह गई है, बाकी तो आप लोगों का कोई टक्कर ही नहीं फिर हमारे साथ। देखें, बात सर ये है कि एक तो आप लोगों के अंदरूनी मामलात में मेरे ख्याल में उलझने की बजाय आप अपने घर को सीधा कर लें। मैं जयपुर गई थी, वहां पे बेचारे लोग जो साइकिल रिक्शा चला रहे थे, उनके पाँव में जूती तक नहीं थी। वो जाके, मैं दरबारों के पास जाती थी, वो बाहर सड़कों पे और वहां पे गलियों में लोग वहां पे सो रहे होते थे, उनके पास छत नहीं थी। तो आपके भी गुर्बत के अंबार लगे हुए हैं, आपके इंडिया में भी गुर्बत के अंबार लगे, वहां कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। आपको चाहिए कि मेहरबानी करके तो आप ये जिस किस्म के ये गीदड़ भभकियां आप मैडम, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, गीदड़ भभकियां शुरू कर रही है, उसकी बजाय अपने लोगों पे गौर करें। हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारों को रोटी भी मिलती है, आटा भी मिलता है, एजुकेशन हर चीज मिल रही है। आप अपनी फिक्र करें। मैंने सुना गाड़ियों के पीछे भागना पड़ता है, आप राफेल गिराने की बात करते हैं या आटा के लिए गाड़ियों के पीछे भागना पड़ रहा है? अरे हमें कहीं नहीं भागना पड़ता, हमें कहीं नहीं भागना पड़ता। आपका कई सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं। जो प्रोपेगेंडा मशीन जो आपने वहां पे लगाई हुई है ना, आपको उस प्रोपेगेंडा मशीन के पीछे भागना पड़ता है हर वक्त। प्रॉब्लम ये है, और वो आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपकी जो सरकार है वो कहती है जी प्रोपेगेंडा वाले स्कूल के यही बात शुरू कर देते हैं। प्रोपेगेंडा वाले स्कूल के हेडमास्टर तो आप लोग हैं कि हमने पहले चार राफेल गिराए, फिर 5 राफेल हुए उस्मा मैडम, फिर 6 राफेल हो गए, फिर यूएनजीए जाते जाते 7 हो गए, फिर 2026 में आप इसको 10 कर लेंगी। तो ये प्रोपेगेंडा वाली बात ना करें आप। देखें, बात सारी है कि आप लोगों ने तो पीएचडी की हुई है प्रोपेगेंडा में, आप लोगों को इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप कोई आजाद तो है नहीं, आपको जो आपकी हुकूमत कहती है आपको बोलना पड़ता है। तो मुझे हमदर्दी है आप लोगों के साथ। अच्छा, कितने राफेल? अच्छा, हमारा मीडिया तो फ्री होता है, हमारा मीडिया तो जो मर्जी बात कर देता है, लेकिन आप बेचारे मजबूर हैं। बकौल उज़मा करदार कितने राफेल गिरे हैं? हकीकत बता दीजिए, आपकी किताबों में क्या लिखा गया है? आपके जो 5 तैयारे गिरे हैं ना, 5, अब अगली दफा आप तो शहबाज शरीफ 7 क्यों कह रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर लें। शहबाज शरीफ साहब यूएनजीए में जाके 7 कह रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब यूएनजीए में जाके कह रहे हैं 7 गिरे हैं, आप कह रही 5 गिरे हैं। तैयारे पूरे 5 गिरे, 3 बीच में से राफेल है। आप जाके उनकी कंपनी से, वो बेचारी कंपनी रो रही है, वो शारदेंदु जी कुछ कहना रो रही है मैं कि हमारे तैयारों का बेड़ा गर्क कर दिया। इतने सोफिस्टिकेटेड हमारे तैयारे थे,
आगे से उनको हमारी नाक कटवा दी है। आपने झूठ तो के उनकी हाथ भी पैर नहीं होते। कंपनी की, राफेल ब्रिगेडियर कंपनी की नाक शारदेंदु कुछ कटवा कह रहे दी हैं। है। देखिए, अब पाकिस्तान के लोग 2 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं। अब इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं 7 गिरे हैं, मैडम कह रही हैं 5 गिरे हैं, पहले कह रहे थे 4 गिरे हैं। शारदेंदु जी, वाला है। इससे आपकी मिलिट्री माइट नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी सामंती व्यवस्था नहीं खत्म होगी, आपका फेडरल स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रांग होगा, आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, आपकी अज्ञानता में इजाफा होगा, ये जरूर होगा। आपके जब सरकार की जो जिम्मेदारी है नागरिकों की रक्षा करना, उसमें बहुत बड़ी कटौती होगी। और जो आईएसआई का दबदबा, जो फौज का दबदबा, किस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट हुआ। चारों जो आपके स्टेट है अलग अलग दिशा में जाते हैं। नागरिकों की आप सुन रहे हैं, जब सरकार की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही है उन नागरिकों के प्रति, कुछ भी नहीं। बहुत अफसोस होता है, ये हमारा हिस्सा थे 1947 से पहले। अफसोस होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और आपका प्रेजेंट हाल देखते हैं तो बहुत शर्म आती कि कहां रह गया पाकिस्तान। वो पाकिस्तान किस मुहाने पे गया था और हिंदुस्तान कहां निकल गया। वजह यह है कि आपको सच्चाई फेस करने में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जो सियासत रही है शुरू से गलत लाइन पे रही है। ठीक है। आपने एजुकेशन, हुसैन इंफ्रास्ट्रक्चर, जावेद जी। इकोनॉमी को डेवलपमेंट नहीं किया और टेररिस्टों के पीछे जाके ठीक पड़े। है, हुसैन और जावेद हमेशा जी, झूठ। स्टेट अरे स्पॉन्सर सच्चाई टेररिज्म बढ़िए, ने बड़ा नुकसान किया वास्तविकता पाकिस्तान का। ठीक जानिए, है, क्या सच्चाई स्टेट है स्पॉन्सर वो टेररिज्म ने, बताइए। अगर आपने स्टेट आपके स्पॉन्सर सामंती टेररिज्म खत्म नहीं किया तो फिर नुकसान हो जाएगा। हुसैन जावेद जी। जी, मैं यही कहूंगा, मैं अभी सर की बात सुन रहा था कि पाकिस्तान पता नहीं कितना बिछड़ गया, कितना पीछे रह गया। सही बात तो ये कि आज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें, साइबर वॉरफेयर की बात करें, इंडिया तो हमारे बिल्कुल साथ भी नहीं है। चाइना के बाद हम उनसे बहुत ज्यादा बेहतर जा रहे हैं। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था, शायद वो बात अरे क्या इन्होंने सुनी हुसैन नहीं, जावेद जी क्योंकि आज बात तो चुटकुला मारते हैं आप ही, मैंने मुझे आज पता सर जी, चला साइबर वॉरफेयर में आप इंडिया से आगे निकल गए। बात तो सुन लें। भाड़े के भाई, हथियारों से बात जंग तो लड़ेंगे। सुन ले, हुसैन जावेद बात जी तो कुछ सुन भी ले। बोलते हैं आप, कमाल विवेक है। साहब, बात तो सुन लें। नहीं, मैं जावेद सिर्फ साहब, ये कहूंगा कि ये ज्यादा हो गया। उनको मैं अभी तक हजम वो कर रहा था, बात नहीं 4 सुनी। 5 6 राफेल तक तो ठीक आपकी था, बदहजमी हो एयरफोर्स और जाएगी हमारी मुझे। एयरफोर्स एक ही है सर आपकी एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स एक ही है, कोई इतना अंतर नहीं रह गया है। तो प्लीज मैं वही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मई 2025 से जी, पहले ठीक है, हम जल्दी भी से। ये सोचते थे कि कर्नल साहब, कर्नल दिनेश ने जल्दी से एक पॉइंट, आखिरी कमेंट। देखो 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 देखो, मैं उल्मा मैडम को बोलूंगा, मैडम आपको ना हमारे जयपुर में चप्पल नजर आ गई, लेकिन ये नजर नहीं आया कि आपको लात मार मार के भीख मांगते हुए सऊदी अरब ने वापस भेजा। इटली आपके 2 लाख के करीब लोग बाहर निकालने वाला है। इंडोनेशिया आपको लात मार रहा है कि आप वहां भीख क्यों मांग रही हैं, और फिर शर्म नहीं आती, फिर हमारी चप्पल देख रही हैं आप। कमाल की और खातून है भाई, अपना पॉलिटिकल पार्टी में हो, अरे कुछ कुछ गैरत करो, कुछ अपने अपने अपनी जनता को देखो। वहां पे बेचारे भूखे मर रहे हैं, दूसरे देशों को तंग कर रहे हैं। और रही बात चलिए, जावेद साहब, अगली देखो बार रेड जावेद कार्ड साहब, लेकर आऊंगा। अगली बार रेड कार्ड लेकर आऊंगा कि पाकिस्तान में आटा और दाल चावल क्या भाव बिक रहे हैं, रोटियां क्या भाव बिक रही हैं। उसके बाद उसी पे उस दिन डिबेट की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वॉर और इन सब चीजों में जंग पर डिबेट करने का मतलब समझ आता नहीं बहुत। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और